नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं स्वास्थ्य से जुड़ा हमारा खास शो हेल्दी इंडिया। हेल्दी इंडिया में आज हम बात करेंगे रोबोटिक सर्जरी की। विज्ञान की दुनिया में आए दिन नई खोज सामने आती रहती हैं, जिससे मानव जीवन आसान होता जा रहा है। और इन्हीं में से एक खोज है रोबोटिक सर्जरी की। अधिकांश तौर पर छोटे ऑपरेशंस के लिए अब रोबोट्स का सहारा लिया जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में रोबोटिक सर्जरी का प्रचलन या कहें प्रयोग बड़ी तेजी से बढ़ा है। विशेषज्ञ डॉक्टर से जानेंगे रोबोटिक सर्जरी के बारे में। करा देता हूं उनसे आपका परिचय। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सुवीरा जॉन, वरिष्ठ परामर्शदाता हैं रोबोटिक सर्जरी केंद्र सर गंगाराम अस्पताल दिल्ली। आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अनूप गुप्ता हैं, विभाग अध्यक्ष हैं मूत्र एवं गुर्दा प्रत्यारोपण सफदरजंग अस्पताल दिल्ली। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अनूप गुप्ता, जब भी रोबोट्स की बात करते हैं या रोबोटिक सर्जरी की बात करते हैं तो जहन में आते हैं फिल्मी रोबोट, चलते फिरते और वो अलग अलग काम करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन अगर रोबोटिक सर्जरी को आसान भाषा में अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो क्या है इसकी थ्योरी? देखिए, रोबोटिक सर्जरी इन मेडिसिन, इसको हम ऐसे समझते हैं कि ये एक मास्टर स्लेव सिस्टम है। रोबोट अपने आप सर्जरी नहीं करता है। एक मिथ है, कई लोग सोचते हैं कि रोबोट खुद सर्जरी कर रहा है। ये मास्टर स्लेव सिस्टम है जिसमें रोबोट के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक कंपोनेंट जिसमें रोबोटिक आर्म्स होते हैं जो पेशेंट के ऊपर डॉक कर दिया जाता है। सर्जन थोड़ी दूर पर कंसोल में बैठा होता है और वो मूवमेंट्स करता है कुछ जॉयस्टिक की तरह दोनों हाथों से। वो मूवमेंट ट्रांसमिट होके और जो पेशेंट के ऊपर जो कार्ट लगा हुआ है रोबोटिक आर्म्स का, वो मूव करता है। तो सर्जरी सर्जन ही कर रहा है, सिर्फ वो माध्यम से रोबोटिक आर्म से कर रहा है। तो ये हम कहते हैं मास्टर स्लेव सिस्टम। जो हम नॉर्मली पिक्चरों में देखते हैं, दे आर ऑटोमेटेड रोबोट्स। वो सारे काम एक तरह के ह्यूमन रोबोट्स की तरह जो करते हैं, वो एक अलग पिक्चर है। तो लोगों के दिमाग में लगता है कि रोबोटिक सर्जरी मतलब रोबोट खुद सर्जरी करेगा। ये एक मिथ है। ये एक मास्टर स्लेव सिस्टम है। सर्जन खुद सर्जरी करेगा, सिर्फ हेल्प लेता है रोबोटिक आर्म्स की। जी, लेकिन आपने कहा कि 3 इसके बिंदु हैं, जिसमें से एक का जिक्र आपने कर दिया। इसमें आपने कहा कि उसमें जो संचालन होता है वो डॉक्टर्स के पास होता है, रोबोटिक अपने आप से कुछ नहीं करता। बिल्कुल। उसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट कंसोल, जिसपे सर्जन बैठा हुआ है, वो उस पर मूवमेंट्स कर रहा है जो ट्रांसमिट हो रहे हैं। दूसरा पार्ट वो पेशेंट कार्ट है, जो पेशेंट के ऊपर जाके रोबोट डॉक हो जाता है। उसके 4 आर्म्स होते हैं। और तीसरा पार्ट होता है जिसमें स्क्रीन, लाइट सिस्टम, कैमरा होता है, वो सामने रखा होता है। ये 3 पार्ट होते हैं और इसमें ये सारा कुछ जो है सर्जन खुद कंट्रोल करता है। जी, एक तो डॉक्टर जॉन ये बात स्पष्ट हो गई है कि जिस तरीके से फिल्मों में कंट्रोल से बाहर हो जाता है रोबोट, यहाँ पर वो स्थिति नहीं है। इसलिए बहुत जो है कह सकते हैं कि खतरा नहीं है इस सर्जरी को लेकर, रोबोटिक सर्जरी को लेकर। ये बिल्कुल सही कहा आपने। रोबोटिक सर्जरी आज के दिन में ये एक नॉन ऑटोनोमस सिस्टम है जिसमें प्राइमरी कंट्रोल जो सर्जन के हाथ में है। जी, जो डॉक्टर साहब ने जिक्र किया, कंसोल पे बैठे हुए सर्जन प्राइमरी कंट्रोल पे है। आए दिन में शायद ऑटोनोमस ऑटोमेटिक सिस्टम्स पार्शियल लेवल पे आए, इसकी जो अनुसंधान चल रही है, पर इस वक्त पे उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। बट ये एक प्रॉमिसिंग फील्ड है क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग की इनकॉर्पोरेशन से आगे जाके ग्रेटर फिनेस और प्रिसिशन में हम लोग शल्य चिकित्सा कर पाएंगे। जी, पर आज के दिन में प्राइमरी कंट्रोल, फुल कंट्रोल सर्जन के हाथ में है, तो सेफ्टी जो है हाई लेवल पे है। जी, लेकिन इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी आखिरकार चिकित्सा जगत में? 30 साल पहले इसका आविष्कार एक तरफ से हुआ रोबोटिक सर्जरी की। जी, अमेरिका में ये बात शुरू हुई, प्राइमरी नासा जो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की रिसर्च से। वहाँ वो टेली प्रेजेंस सर्जरी की जो इनिशिएटिव चला कि सर्जन धरती पे बैठा रहेगा, दूसरे देश में या अंतरिक्ष में सर्जरी की ज़रूरत पड़े तो हाई एंड सर्जरी कैसे प्रोवाइड करे। तो ये बात वहाँ से शुरू होकर आज जो है हमारे पास 30 साल बाद में इंडिपेंडेंट यूनिट्स हमारे पास, जहाँ हम लोग उसी थिएटर में या कभी कभार अलग शहर में हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं टेलीप्रेजेंस सर्जरी के। बट इसमें 5 एडवांटेजेस आए हैं, फ़ायदे हैं। नंबर 1 है इसमें जो हाई डेफिनेशन 3 डायमेंशनल विजन है जो स्टेबल है, ये ओपन सर्जरी और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से आगे है। दूसरा, आपको ट्रेमर फ्री सर्जरी है। इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपकी प्रिसिशन, फाइन एनास्टोमोसिस, जहाँ डॉक्टर साहब आपको डिटेल में बताएंगे विस्तार से,
यूरेट्रिक एनास्टोमोसिस हो या जीआई एंट्रिक एनास्टोमोसिस हो, वहाँ आपकी प्रिसिशन और एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाती है। तीसरा, आपको मोशन स्केलिंग होती है, जहाँ आप छोटे कदम को जो है आप मैग्नीफाई करके नॉट ओनली विजुअली बट आप अपने हाथों से गाइड कर सकते हैं। और फिर आपको जो है ये प्लेटफॉर्म आपको मिलती है, सर्जन की जो लाइफ को एक्सटेंड कर देती है फ्रॉम ए यंग एज टू एन एल्डरली एज। सर्जन की जो वैल्यूबल सर्जिकल लाइफ बढ़ जाती है, क्योंकि अब एक्सट्रीम एज में ही कैन स्टिल ऑपरेट ऑन अ सिस्टम दैट इज स्टेबल। जी ये सारे एडवांटेजेस हैं और भी आ रहे हैं। अभी आइरिस सिस्टम भी आ रहा है, अगले साल में आ जाना चाहिए, जहां हम लोग सीटी स्कैन 3D MRI सेगमेंटेड हम लोग एनाटमी को लेके सर्जिकल नेविगेशन की तरफ से कंप्यूटराइज विजन को लाइव सर्जरी में इंक्लूड कर सकते हैं, जहां आप फॉर एग्जांपल हेप्टोबिलियरी सर्जरी में आप सीटी की इमेज लाइव सर्जरी के अंदर सर्जन अपने विजन के अंदर देख सकता है और गाइड करती है। तो आपकी वैल्यू ऑफ स्पेशली ट्यूमर सर्जरी में, ऑन्कोलॉजी में इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। जी तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग डेवलपमेंट्स आने वाली हैं, तो प्लीज़ कीप वॉचिंग। जी। और अगर भारत की बात करें डॉक्टर गुप्ता, तो भारत में इस वक्त क्या स्थिति है? स्पेशली सरकारी अस्पताल में भी क्या अवेलेबल है, उसकी क्या स्थिति है? ये भारत में रोबोटिक पहली बार जो आया वो सरकारी अस्पताल एम्स न्यू दिल्ली में आया, और मेरे को बड़ा उस समय खुशी कहते हुए हो रहा है कि मैं उस समय वहाँ रेजिडेंसी कर रहा था, तो आई वॉज द पार्ट ऑफ द फर्स्ट रोबोटिक टीम ऑफ द कंट्री। अब इस समय जो स्थिति है, 8 या 9 सरकारी अस्पतालों में पूरे भारत में रोबोट लगा हुआ है, और प्राइवेट में अराउंड 70 to 80 इंस्टीट्यूट्स में लगा हुआ है। तो अभी ये और एक्सपेंड कर रहा है, अभी अराउंड 90 टोटल मान के चलिए इंस्टॉलेशन हो चुके हैं। आने वाले समय में हम समझते हैं कि अगले 5 सालों में ये काफ़ी रैपिडली बढ़ने वाला है। और इसका सबसे बड़ा जो आप मुख्य अभी पूछ रहे थे एडवांटेज क्या है, सर्जन का एडवांटेज तो डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा बताया। और क्या एडवांटेज हैं पेशेंट को जब हम ट्रांसलेट करते हैं इस एडवांटेज को, पेशेंट को क्या फ़ायदा हो रहा है, हम कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सर्जरी बहुत ही कम समय में कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हम ब्लड लॉस को बिल्कुल मिनिमाइज़ कर देते हैं। नंबर 3, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि सूचरिंग बहुत प्रिसाइज हो गई, तो उससे क्या होता है, जो आउटकम आता है फंक्शनल आउटकम, जैसे हम प्रोस्टेट की बात करते हैं, क्योंकि उसी के लिए एक रोबोट का याद हुआ था कि प्रोस्टेट सर्जरी में जब पहले सर्जरी करते थे तो पेशेंट को पेशाब लीक करता रहता था, कई सालों महीनों तक पेशेंट घबरा जाता था कि मेरे को सर्जरी करानी ही नहीं है कैंसर की। अब जब से रोबोट आ गया है, पेशेंट का कॉन्टिनेंस इतना बढ़िया है कि 1 महीने में ही पेशेंट फुली कॉन्टिनेंट होता है, तो अब वो घबराता ही नहीं है सर्जरी कराने में। तो ये फ़ायदा हुआ कि उसके फंक्शनल आउटकम बढ़ गए, ऑन्कोलॉजिकल आउटकम जो कैंसर के आउटकम है वो भी बढ़िया हो गए। और रिकवरी की बात करते हैं, पेशेंट पहले 2 से 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, महीने तक रिकवर नहीं करता था, अब पेशेंट रिकवर बहुत फास्ट करता है। 1 हफ्ते में पेशेंट कैंसर वाला ऑफिस चला जाता है। और तो और जो इंसिजन है, पहले इतना लंबा चीरा लगाना पड़ता था, चाहे हम जीआई सर्जरी की बात करें, यूरोलॉजी की बात करें, अब वो छोटे छोटे की होल से सर्जरी कर रहे हैं, तो और पेन बिल्कुल नहीं होता उसको पोस्ट ऑप में। तो आप समझिए कि कितना फास्ट पेशेंट को फ़ायदा हो रहा है, सर्जरी का टर्नओवर बढ़ गया है, तो हमारा वेटिंग लिस्ट बहुत कम हो जाता है। मैं सरकारी अस्पतालों की बात करता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ वेटिंग लिस्ट एक बड़ा प्रॉब्लम रहता है और सरकार इस पर बड़ा ध्यान दे रही है। तो रोबोट आने से हमारी वेटिंग लिस्ट कम हो गई। और तीसरा बात, जो सर्जन का डॉक्टर साहब बता रहे थे, एर्गोनॉमिक्स बढ़िया हो गया, तो सर्जन की सर्जिकल लाइफ बढ़ गई। अब वो पहले अगर 20 साल काम कर रहा था, अब 30 साल काम कर सकता है। जी। तो डॉक्टर जॉन, कौन कौन से ऐसे डिजीज़ हैं या बीमारी है जिसमें इसकी ज़रूरत होती है, या फिर इसको ही ज़्यादा कहीं ना कहीं हमें जो है अपनाना चाहिए रोबोटिक सर्जरी को? जी, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इनिशियल रोबोट जो डिज़ाइन किया गया था दिल के लिए, लाइफ हार्ट सर्जरी के लिए, बट फाइनली टारगेट पहुंची यूरोलॉजी में। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि आपको प्रोस्टेटिक सर्जरी में, रेडिकल प्रोस्टेक्टमी, कैंसर प्रोस्टेट की सर्जरी में, वहाँ इसका सबसे बड़ा योगदान और यूज़ रहा है। इनफैक्ट वॉल्यूम से देखा जाए, यूरोलॉजिस्ट ग्लोबली लीडर्स हैं इसमें। तो हमारे सेंटर में यूरोलॉजिस्ट लीड करते हैं, फिर थोरेसिक सर्जन्स, गायनेकोलॉजिस्ट, फिर हम लोग भी हैं। हमारा इस मरीज़ के हित में हमारा एक बड़ा योगदान रहा है कि मॉर्बिडली ओबीस पेशेंट्स, मरीज होते हैं 300 kg के होते हैं, 200 kg के होते हैं, जिनको बेरियाट्रिक सर्जरी करते हैं, वेट रिडक्शन सर्जरी। इसमें ऑलमोस्ट 1 फुट का जो पेट की दीवार की थिकनेस ही होती है मोटापे के कारण। यहाँ जब आप ओपन सर्जरी करें या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करें तो टॉर्क आती है डॉक्टर की सर्जिकल टीम पे और लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स में। रोबोटिक सर्जरी क्योंकि ये इससे इंडिपेंडेंट है, ये पूरे भार को उठा लेता है और सर्जन को ये ट्रांसफ़र नहीं होती। तो जहाँ सर्जरी 8 घंटे हो सकती थी या 5 घंटे हो सकती थी, अब 2 घंटे के अंदर हो जाती है। तो इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा है
कम एनेस्थीसिया, मरीज की रिकवरी क्विक होती है। ऑफन मरीज 2-2.5 घंटे में उठ के चलने लग जाता है और ओरल फीडिंग अगले दिन ही शुरू कर लेते हैं और 2-3 दिन में डिस्चार्ज भी हो जाते हैं। तो रैपिड रिकवरी जो बोलते हैं हम, एनहांस रिकवरी, ये जो है रोबोटिक सर्जरी में बहुत ही जो है पॉसिबल है। इनफैक्ट ओवरऑल खर्चे जो हैं इसमें मरीज को, अस्पताल को कम हो जाते हैं। और ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि लॉन्ग टर्म जैसे रोबोटिक सर्जरी की आविष्कार और भी होती है और वाइड स्प्रेड इम्प्लीमेंटेशन होती है, ओवरऑल लॉन्ग टर्म खर्चे आपके कम हो जाते हैं। तो ये आगे वाले दिनों में ये सबसे बड़ा हित है मरीजों के लिए। डॉक्टर गुप्ता, अभी कुछ एरियाज ऐसे भी हैं मेडिकल फील्ड में जहां पर अभी एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं कि वहां पर इसका कितना और कब इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए, इस समय जो एस्टेब्लिश यूजेस हैं, यूरोलॉजी हो गया जी, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारा प्रोस्टेट कैंसर, किडनी, ब्लैडर कैंसर और कोई भी कॉम्प्लेक्स, इवन किडनी ट्रांसप्लांट। अब रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट इतनी जल्दी एक्सपेंड हो रहा है। अभी सरकारी अस्पतालों में तो 1 या 2 जगह ही होता है, सफदरजंग ने भी स्टार्ट किया है, प्राइवेट में भी 8 जगह हो रहा है। तो ये एक नया फील्ड आयाम आया कि रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट भी आप कर सकते हो, और जो बहुत मोटे पेशेंट्स हैं जिनमें एनाटमी बड़ी कॉम्प्लेक्स है, उसमें रोबोट के फ़ायदे से आप पेशेंट को अच्छा आउटकम दे रहे हो। उसके अलावा गायनिकोलॉजी में इसका एक्सपेंशन बढ़ रहा है, थोरेसिक जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, जीआई सर्जरी, और अब आजकल ईएनटी डॉक्टर्स भी रोबोट की सहायता से जो हमारे हेड एंड नेक ट्यूमर्स हैं वो भी अब ईएनटी उसके से कर रहे हैं। और सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, कुछ सर्जिकल ऑन्कोलॉजी के डॉक्टर्स हैं जो कई कैंसर्स को रोबोट के रास्ते से निकाल रहे हैं। तो ये हमारे इस समय एग्जिस्टिंग इंडिकेशन है, लेकिन आने वाले समय में ऑर्थोपेडिक्स में अभी भी एग्जिस्टिंग कुछ रोबोट्स हैं जो वो कुछ सर्जरीज रोबोट की सहायता से कर रहे हैं, और न्यूरो सर्जरी वाले भी एक रोबोट आज़ाद कर रहे हैं जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से वो लोग इसको करेंगे। तो मैं देखता हूँ अगले आने वाले समय में सारी स्पेशलिटीज़ को ही आप रोबोट से कर पाएंगे, और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यूज़ होगा। और जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि वो जो इमेजिंग को हम इंटीग्रेट कर देते हैं, वो एक नया आयाम आ जाएगा जिसकी वजह से सर्जरी और ज़्यादा ईजी हो जाएगी। ये नी ट्रांसप्लांट में भी काफ़ी कारगर है क्या रोबोटिक सर्जरी? क्योंकि आजकल जी जो जॉइंट सरफेस में जो जानकारी हमें जॉइंट सरफेस रीसरफेसिंग होती है जी, और अलाइनमेंट में, इसमें फ़ायदा होता है। ये मेरी स्पेशलिटी नहीं, तो इसमें ज़्यादा मैं डिटेल में जा नहीं सकता जी, बट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी में हम लोग देखते हैं कि टॉप टू बॉटम जो कैंसर्स ऑफ द गट हैं, इस वजह से लेके आपके स्टमक, कोलोरेक्टल सर्जरी, स्पेशली रेक्टल कैंसर सर्जरी में जो होता है, इसमें जहाँ जो कमर के अंदर काम करना होता है, और वहाँ जो है चाहे ओपन सर्जरी और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में हो, वहाँ इसमें काफ़ी जो है चैलेंज होती थी सर्जिकल टीम्स को। इसमें रोबोटिक सर्जरी का बड़ा योगदान रहा है फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ स्फिंक्टर एंड नर्व एंड ऑर्गन्स। तो वहाँ जो है ये काफ़ी एडवांस तरीके तक पहुँच चुका है, और आने वाले दिनों में विद इमेज इंटीग्रेशन एंड विद सर्जिकल नेविगेशन, ये प्रैक्टिकल चीज़ शायद अगले साल से ही हो जाएगा। तो ये एक बहुत आगे एक लीप फॉरवर्ड हो जाएगा। डॉक्टर गुप्ता, आप क्या प्रकाश डाल पाएँ इस पर कि क्या नी ट्रांसप्लांट में भी रोबोटिक सर्जरी कारगर सिद्ध हो रही है क्या? जो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी है उसमें रोबोटिक्स का रोल ये रहता है कि किस अलाइनमेंट से आप उसको, जो नया जॉइंट लगाने वाले हैं, प्रोस्थेसिस किस अलाइनमेंट में आएगा, तो उसको बड़े सूक्ष्म तरीके से वो सब 360 एंगल से एनालाइज करके वो हेल्प करता है। तो एक तरह से इट्स अ गाइडिंग टूल जी, उसमें सर्जरी तो सर्जन ही करेगा, इट्स एक्टिंग एज ए गाइडिंग टूल। तो डेफिनेटली इस समय ये एक दिस इज वर्क इन प्रोग्रेस। आई कैन नॉट से कि ये एक डेफिनेटिव रिकमेंडेड प्रोटोकॉल है कि आपको रोबोट से ही कराना है, लेकिन एक वर्क इन प्रोग्रेस है, और इसके वजह से कई पेशेंट्स को फ़ायदा मिलता है। और आने वाले समय में रोबोट का रोल और बढ़ने वाला है ऑर्थोपेडिक्स में, ना सिर्फ ये जॉइंट बल्कि और जॉइंट्स में भी इसका फ़ायदा होने वाला है। जी, हम देखते हैं कि कैंसर पेशेंट के लिए कीमोथेरेपी बताई जाती है, बहुत पेनफुल माना जाता है इसको। क्या उसका भी ये विकल्प देता है, कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूट के तौर पर काम किया जा रहा है, या उससे भी बेहतर है? सब्स्टिट्यूट कहना गलत होगा। देखिए, रोबोट का एक सर्जिकल एक टूल है, तो हम जहाँ जहाँ सर्जरी कर सकते हैं वहाँ रोबोट की सहायता से हम सर्जरी जिस पेशेंट पहले नहीं कर सकते थे अब उसमें भी कर सकते हैं। इसको कहते हैं लोकली एडवांस्ड केस। मैं प्रोस्टेट कैंसर का एग्जांपल देता हूँ। पहले हम लोकलाइज्ड कैंसर में ही करते थे, अब लोकली एडवांस्ड कैंसर में भी अब हम पहले सर्जरी करते हैं, उसके बाद हार्मोनल ट्रीटमेंट या कीमो देते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है, पेशेंट का रिकवरी हो गया, पेशेंट का कॉन्टिनेंस आ गया, यानी कि पेशाब रोकने की क्षमता आ गई। अब हम उसको अगर हार्मोनल ट्रीटमेंट या कीमो देते हैं तो ज़्यादा अच्छी से वो सहन करता है। अच्छा। पहले क्या होता था कि सभी पेशेंट में हमें कीमो हार्मोनल ट्रीटमेंट लगाना पड़ता था, पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ पुअर हो जाती थी। तो अभी रोबोट के आने से क्या हुआ, जो केस पहले सर्जरी से नहीं हो पाते थे वो भी हो सकते हैं। तो पेशेंट को फ़ायदा ये मिला कि अननेसेसरीली आप कीमो नहीं दे रहे हैं, अननेसेसरी हार्मोनल ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं,
लेकिन ये सब्स्टिट्यूट नहीं है उसका, ये एक नया डायमेंशन हमने ऐड कर दिया कि पहले आप सर्जरी करिए, उसके बाद आप फॉर्मुलरी कीमो ट्रीटमेंट दे दीजिए। ये न्यूरो के क्षेत्र में कितना कारगर है, क्योंकि माना जाता है कि मस्तिष्क से जुड़ी हुई सर्जरी या ऑपरेशन वो थोड़े से कठिन होते हैं, दुरूह होते हैं, मुश्किल होते हैं, तो उसको आसान बनाने के लिए भी क्या इसका उपयोग किया जा रहा है या किया जा सकता है? इसमें भी अगेन एक इवॉल्विंग फेज़ है। अगेन मेरी स्पेशलिटी नहीं है तो इसमें ज़्यादा मैं बोल नहीं पाऊँगा, बट अगेन इसमें प्राइमरली जहाँ आपकी इमेज CT MRI में आपको एक्वायर्ड है, उसका सेगमेंटल रिकंस्ट्रक्शन करके आज माइक्रोस्कोप्स के द्वारा सर्जन को प्रस्तुत किया जाता है, तो सर्जिकल नेविगेशन बहुत एक्यूरेट होता है। अब मस्तिष्क की इसलिए बात उठी है क्योंकि वहाँ शायद छोटे से छोटे 1 मिलीमीटर भी आप यदि गलत जगह में चले जाएं जी, तो फंक्शनल लॉस जो है मरीज को बहुत हो सकता है आउटकम्स में। तो यहाँ जो है हमारे न्यूरोसर्जन्स जो हैं उनको ये टेक्नोलॉजी उपलब्ध है जो वो यूज़ कर सकते हैं, बट अगेन इसकी वाइड इम्प्लीमेंटेशन आज नहीं है, प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ कॉस्ट रीजंस, बट ये जो है सेवा उपलब्ध है। जी। क्या वक्त के साथ साथ इस क्षेत्र में भी प्रयोग ज़्यादा बढ़ेंगे और जो है इस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लोगों को मिल पाएगा, क्या मान लीजिए? बिल्कुल, देखिए ये न्यूरो सर्जरी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फील्ड है और इसमें रोबोट का रोल इसलिए आ जाता है कि ह्यूमन एरर आपका ऑब्सोलीट हो गया, उसको डिलीट कर दिया आपने, तो कहाँ जाना है वो एग्जैक्टली आपको पिन पॉइंट करेगा। इसको आजकल हम कहते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी। आजकल AR करके एक सॉफ्टवेयर आया हुआ है रोबोटिक्स में, AI विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो आपको एग्जैक्टली बताएगा कि आपको इसी सेक्शन में सर्जरी करनी है, जैसे ब्रेन की हम बात करते हैं, और कौन सा ट्यूमर किस एरिया में किस सरफेस पर है वो एग्जैक्टली वहीं ले जाएगा। तो इससे आपका एरर का जो चांस है ख़त्म हो जाता है। तो न्यूरो सर्जरी में इट इज़ वर्क इन प्रोग्रेस एंड डेफिनेटली आने वाले, मैंने जैसे बताया, सभी स्पेशलिटीज़ में रोबोट का रोल आगे बढ़ने वाला है। लेकिन आपने जैसा कि शुरुआत में ही बताया कि ये हमें ये एक भ्रांति है कि रोबोट सारी सर्जरी करता है, कंट्रोल डॉक्टर्स के पास ही होता है, तो वो जितनी भी आशंकाएं पहले रहा करती थी सर्जरी को लेकर, ऑपरेशन को लेकर, वो क्या अभी भी बनी रहेगी? मैं एक छोटा सा आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। हमारे देश के एक शहर में डॉक्टर की टीम गई राउंड्स पे एक शाम पहले सर्जन पेशेंट के पास, और मरीज़ का एक बड़ा अनोखा रिक्वेस्ट था। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ज़रा हमें रोबोट से मिलवा दीजिए। तो उनको लगा कि जैसे मूवीज़ में देखते हैं रोबोट एक शख्स है जिनसे वो बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। तो डॉक्टर ने आपको शुरू में एक टर्म का इस्तेमाल किया, मास्टर स्लेव अरेंजमेंट है। एक किस्म का प्रोस्थेसिस है जो हाईली प्रिसाइज है और जिसमें दो आपको प्राइमरी एडवांटेज है। एक तो आपकी विजन और दूसरा आपका जो फिजिकल एग्जीक्यूशन, ये दोनों हाईली रिफाइंड है और इतना रिफाइंड है कि वो जो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। और एक और एडवांटेज जो हम शुरू बता नहीं पाए, एंडोरिस्टिंग, जैसे कि हाथ मरीज के पेट के अंदर हो, आप मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ आप कर सकते हैं। और आपने एक विषय पे उठाया था कि कीमोथेरेपी के बारे में, डॉक्टर साहब ये बताएंगे। आज ऑन्कोलॉजी या ट्यूमर की जो ट्रीटमेंट है, एक MDT है, मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रीटमेंट, जिसमें सब लोग बैठते हैं, सर्जन बैठते हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट बैठते हैं, मेडिकल एज वेल एज रेडिएशन। उदाहरण की तरफ से रेक्टल कैंसर की बात करता हूँ। आज स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल्स के अनुसार हम लोग करते हैं टोटल मीजोरेक्टल एक्सिशन। एक फिक्स प्रोटोकॉल है जिसके बाहर आप नहीं जा सकते हैं। यदि आपका ये टोटल मीजोरेक्टल एक्सिशन या TME सही तरीके से किया जाता है, इसको हमें फोटोग्राफिकली भी प्रूव करना पड़ता है पैथोलॉजिस्ट के भेजने के पहले। यदि सही तरीके में हुआ है, आपको स्टेजिंग एक्यूरेट होता है और कीमोथेरेपी की चांस और भी कम हो जाती है। अच्छा, इनफ नंबर्स के साथ। तो ये जो गुड एग्जीक्यूशन है, एक्सीलेंट एग्जीक्यूशन ऑफ सर्जिकल टेक्निक एंड स्टैंडर्डाइजेशन, रोबोटिक सर्जरी अच्छी ट्रेनिंग के बाद में आप कर सकते हो बड़े नंबर्स में। और ये जो इन फ्यूचर हमारे जो नए युवक सर्जन आ रहे हैं, जब ट्रेनिंग स्टैंडर्डाइज और कंट्री वाइड हमारी जो है अवेलेबल होती है, तो ये फ़ायदा कि लार्ज नंबर्स में, अनफॉर्चुनेटली कैंसर जो है लोग लेट स्टेज में आते हैं इंडिया में, जब पिकअप भी जल्दी हो जाएगी, आपको अच्छे सर्जन भी मिल जाएंगे, अच्छे टीम्स मिल जाएंगे, तो ओवरऑल मरीज़ को जो है कीमोथेरेपी का चांस कम होने की जो है आशा है। जी। अगर इसकी सफलता का अनुपात हम जानने की कोशिश करें, परसेंटेज ऑफ सक्सेस क्या रहती है, तो क्या उसका कोई आंकड़ा है, अभी तक आया है? बिल्कुल, देखिए अब हमारे पास डाटा है अराउंड 20 साल का। अच्छा। क्योंकि जो पहला रोबोटिक प्रोस्टेक्टमी हुआ था 2002 में हुआ था USA में। जी। हमारे पास जो आउटकम आए हैं उसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, फंक्शनल और
ऑन्कोलॉजिकल यानी कैंसर आउटकम और क्वालिटी ऑफ लाइफ आउटकम। तो जो उसको कंपेयर किया गया, गोल्ड स्टैंडर्ड था ओपन सर्जरी। तो ये देखा जा रहा है जो फंक्शनल आउटकम है, यानी पेशेंट का पेशाब रोकने की क्षमता, कॉन्टिनेंस और सेक्स करने की क्षमता, इसको इरेक्टाइल फंक्शन बोलते हैं, वो ओपन से कहीं गुना बेटर आया। तो अभी जो हमारे पास डाटा आया है, कॉन्टिनेंस हमारे पास 3 मंथ्स का क्लोज टू 90% है, जो कि बहुत बढ़िया माना जाता है। और एक साल में तो सबका 95 से 99% के अराउंड आ जाता है। जो सेक्सुअल फंक्शन है अभी हमारे पास 3 मंथ्स का वो अराउंड 40 to 50% है, और 1 ईयर पे वो भी 70-80% आ जाता है। कैंसर कंट्रोल की बात करते हैं तो कैंसर कंट्रोल अगर आप स्टेज वाइज बात करें, लोकलाइज्ड कैंसर, लोकली एडवांस्ड, ये 2 कैंसर में आजकल हम ट्रीट कर रहे हैं। लोकलाइज्ड प्रोस्टेट कैंसर में जो 5 साल का क्योर है क्लोज टू 80 to 90% है, और लोकली एडवांस में वो 60-70% है। तो ये हमारे पास अगर हम ओपन से कंपेयर करते हैं, ये बहुत अच्छे, तो ऑन्कोलॉजिकली दोनों बराबर हैं, ओपन और रोबोटिक्स, लेकिन फंक्शनली वो उससे कहीं बेहतर है। ये डाटा तो इंडिया का होगा, भारत का डाटा होगा। अगर हम लोग वैश्विक डाटे की बात करें तो तुलनात्मक दृष्टि से हमारे यहाँ पर रोबोटिक सर्जरी ज़्यादा सफल है दूसरे देशों के मुताबिक, या क्या कुछ अंतर है? खुशी की बात मैं हम अपनी और वैश्विक डेटा में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। बेराट्रिक सर्जरी के फील्ड में हम ग्लोबल पायनियर्स थे, जहाँ हमने अपनी डेटा जो है ग्लोबल डेटा के साथ कंपेयर किया। उसमें हमने देखा जहाँ सुपर ओबीज, माने जो मरीज जो जिनकी बॉडी मास इंडेक्स होती है, एक रेशियो होता है हाइट और वेट के बीच में, जब वो 60 के ऊपर होता है, रफली जो मरीज जो होते हैं 250 kg 300 kg, इनकी सर्जरीज नॉर्मली हाई रिस्क सर्जरीज होती हैं, लंबी चलती हैं, और मरीज जो है पोस्ट ऑप में कभी कभी वेंटिलेटर पे भी जाने की जरूरत पड़ सकती है, आईसीयू भी जाने की जरूरत पड़ सकती है। ये देखा गया है कि इन सुपर ओबीज मरीज और जो नॉर्मल सीवियर ओबीज मरीज जो हैं, इनकी सिमिलर आउटकम्स थी। दोनों ही जल्दी मरीज घर जाते थे दूसरे दिन पे एवरेज, दोनों की ब्लड लॉस सेम थी। तो यहाँ हम देखें कि रोबोटिक सर्जरी के इंट्रोडक्शन के बाद में हम लोग एक्सट्रीमली हाई रिस्क सर्जरी और क्रिटिकल मरीज जो होते हैं मोटापे की तरफ से, उनको हम ले सकते थे ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड रिस्क पे, और इनकी रिकवरी ओवरऑल खर्चे कम थे, जल्दी था रिकवरी और खर्चे भी कम थे। तो ये एडवांटेजेस जो हैं हमने पब्लिश कर दिए, ऑलमोस्ट अभी 8 साल हो गए। तो ये ग्लोबल वैश्विक डेटा अभी इंडिया से आ रही है जी, तो खुश होते हैं। तो क्या इसके लिए उन डॉक्टर्स को क्या कुछ अलग से कुछ स्पेशल ट्रेनिंग लेनी पड़ती है रोबोटिक सर्जरी के लिए? क्या कुछ तैयारियां करनी पड़ती हैं? देखिए बिल्कुल, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जांपल देते हैं, अगर आपको जेट प्लेन चलाना है तो आप समझ सकते हैं उसके लिए आपको पूरी तैयारी करके ही आप पायलट बन सकते हैं, तभी चला सकते हैं। ऐसे ही रोबोट जो है ये कोई सिंपल टूल नहीं है। लोगों को लगता है, कहीं एक मिथ है कि ये रोबोट चलाना बड़ा ईजी है। रोबोट के लिए प्रॉपर स्टैंडर्डाइज ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि इट इज़ द मैन बिहाइंड द मशीन विच इज़ ड्राइविंग, इट्स नॉट द मशीन विच इज़ ड्राइविंग द सीन। सो ट्रेनिंग के लिए भारत में कुछ जो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं वो फेलोशिप्स करवाते हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म फेलोशिप। जैसे हमने खुद आज से 10 साल पहले जाके अमेरिका में 2 साल की क्लिनिकल फेलोशिप किया, जिसको कि इंडिया में उस समय नहीं था। लेकिन अब आपको जान के खुशी होगी कि अब भारत में ही कई इंस्टीट्यूट्स में उसी तरह की फेलोशिप, हमारा अस्पताल भी कराता है, वो फेलोशिप अवेलेबल है जी। तो अभी आपको एक फेलोशिप प्रॉपर स्ट्रक्चर ट्रेनिंग के से गुजरना पड़ेगा, आपको एक प्रिविलेज मिलता है, फिर रोबोटिक का सर्टिफिकेट मिलता है, तभी आप रोबोटिक सर्जरी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको बाईपास करके सर्जरी करना चाहते हैं तो फिर आप कॉम्प्लिकेशन कर सकते हैं। यानी कोई शॉर्टकट नहीं है इसके लिए, आपको जो है दुरूह रास्ते से गुजरना पड़ेगा। लेकिन जो विकटता है, थोड़ा सा खतरा जो रहता है सर्जरी को लेकर, वो मिनिमाइज करता है, रिकवरी जल्दी होती है, और जैसा कि आपने कहा कि खर्चा भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है। और बहुत सारे एरियाज़ अभी ऐसे बाकी हैं जिस पर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, और आने वाले समय में इसका और ज़्यादा लाभ चिकित्सा जगत को मिलने वाला है। डॉक्टर अनूप गुप्ता, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सुविराज जॉन, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और हेल्थ इंडिया में आज के लिए इतना ही। हेल्थ इंडिया में आपसे फिर भेंट होगी एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।